हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट 1 कवर किया था। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह आसानी से मिल जाए, बार बार सर्च में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या देख सीखा था पार्ट 1 में। तो हमने सीखा था कि सिविलाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। उसके बारे में ये पूरे आपको दिखाए गए थे नीचे कि क्या क्या होना चाहिए सिविलाइजेशन के लिए, कि भाई वहाँ पे कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें थी जो एक सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने सिविलाइजेशन का जाना कि सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और ये कुछ आपको एंशियंट, सबसे पुरानी, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उससे उसके बाद, और फिर हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आपने पढ़ा कि बाद में वैली वैली वर्ड को इससे हटा दिया गया, केवल इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो उसको हटाने का रीजन ये था कि पहले लग रहा था, जो हमारे साइंटिस्ट थे, केवल जो सिंधु घाटी की वैली है, सिंधु नदी की, ये पूरी केवल उसी में फैली है सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी तो पता चला कि ये इससे बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है, जो सिंधु नदी के क्षेत्र से भी बाहर का एरिया, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो फिर हमने देखा कि फ्रॉम विलेज टू सिटी, कि कैसे जो छोटे छोटे गांव थे वो सिटी में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और सिटी कैसे बिगर सिटीज में कन्वर्ट हुई, और कैसे वो फिर आगे जाके और बड़े राज्य बने। तो ये आपने देखा था कि कौन कौन से पार्ट थे जो कि इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते थे। कितना बड़ा ये नीचे तक है, और देखिए कितना बड़ा पार्ट था। जबकि जो अगर इंडस रिवर की बात, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, तो वो तो केवल इसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, जो कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आपने चैप्टर 1 में अच्छे से समझा है, और मैंने बताया भी है कि सबसे पहले जो इवैक्यूएशन हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। इसीलिए इसको उन्होंने सोचा कि ठीक है, यहीं पे कोई सभ्यता थी तो इसी के नाम पे इसका नाम रख देते हैं। बट बाद में पता चला कि ये पूरे इंडस रिवर तक फैली है, तो तब इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। बट फिर बाद में खुदाई से धीरे धीरे पता चला कि ये तो और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है, केवल इंडस वैली में फैली हुई नहीं थी। तो धीरे धीरे फिर इसका यहाँ पे हरियाणा में एक बहती थी सरस्वती नदी, ये देखिए ये रही, तो इसीलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसको बोला गया। तो फिर आगे थे हम, सरस्वती रिवर के बारे में हमने जाना था कि जो कि एक मौसमी नदी थी। बारिश के मौसम में वो बनती थी, बनके जो इसका हिमालय का नीचे का एरिया है, बारिश के मौसम में जब वहाँ ज़्यादा बारिश होती थी तो पहाड़ों से पानी निकल के वो नदी बन जाती थी। तो वो 12 के 12 महीने बहने वाली नदी नहीं थी, वो केवल मानसूनी रिवर थी सरस्वती। तो उसको कितना पवित्र माना गया ऋग्वेद में, उसके बारे में जाना। और सबसे जरूरी बात कि आपने टाउन प्लानिंग उस समय में हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई थी, इंडस वैली इसमें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग के बारे में आपने जाना, ठीक है। फोर्टिफिकेशन जाना आपने कि कैसे फोर्टिफिकेशन किया था उन्होंने, लोगों ने अपर टाउन और लोअर टाउन में दो नगर बसाए थे। एक में एलाइट लोग रहते थे, दूसरे में कॉमन पीपल रहते थे। तो एलाइट का मतलब आपने समझा था, ठीक है। सोसाइटी में जो हायर लेयर के लोग थे, ऊंचे दर्जे के लोग थे, रूलर्स थे, ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ओफनली प्रीस्ट, इसमें प्रीस्ट्स भी थे। तो फिर हमने ये देखिए, ये कितनी चौड़ी रोड थी आपको दिखाई गई यहाँ पे, इसके बारे में जाना था। ये था मोहनजोदारो का महान स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ, इसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम सब कुछ जानते समझते हम पहुंच गए थे वाटर मैनेजमेंट पे।
जल प्रबंधन, जो कि किसी भी आज के समय में भी अगर आप देखोगे, किसी भी सिटी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है और किसी भी सिटी के फैलने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है, वो उस सिटी का वाटर मैनेजमेंट ही होता है। तो वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी सोर्स है, जो किसी सिटी की, किसी सिविलाइजेशन का मेन पार्ट है। तो चलिए जानते हैं, द हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। तो जो हड़प्पावासी थे, वे वाटर मैनेजमेंट की और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। तो वे उस समय में अपने घरों में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अलग से बाथिंग एरिया रखते थे। दीज वर कनेक्टेड टू ए लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और ये नगर वाटर ड्रेनेज की एक प्रणाली से जुड़े हुए थे, पूरे एक नेटवर्क से। विच जनरली रेन बिलो द स्ट्रीट एंड लुक द वेस्ट वाटर अवे। जो जनरली सड़कों के नीचे होती थी नालियां। जैसे आज के टाइम में आप सिटी प्लानिंग्स देखोगे, आपको नालियां थोड़ी दिखती हैं। नालियां क्या है, गटर कहाँ है, सड़कों के नीचे हैं। तो उस समय में भी वो लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने उस समय की जो नालियां थी, गटर थे, वो सड़कों के नीचे बनाए थे। तो जिनसे जो वेस्ट वाटर था वो बहकर होकर बहता था। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये दिखाया गया कैसे उन्होंने, देखिए, नालियां बना रखी थी। ये लोथल का है, गुजरात के, बट पूरी सिविलाइजेशन में लगभग ऐसे ही था। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। तो जो मोहनजोदड़ो था, उसमें लोग ईंटों से बनाए गए कुओं से पानी निकाला करते थे, कुएं जो ईंटों से बनाए गए थे। बट इन द अदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स नियर बाई स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स। लेकिन दूसरे जो क्षेत्र थे, उनमें पानी कहाँ से लाते थे लोग? तालाब से, पौंड से, पास के झरनों से, या जो लोगों ने खुद से जलाशय बनाए थे उनसे लाते होंगे। क्योंकि जो कुएं मिले हैं वो केवल मोहनजोदारो में मिले, तो इसलिए मोहनजोदारो में तो लोग कुएं से पानी निकालते थे, जो कि ईंटों के बने होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्वोयर्स क्या होते हैं? रिजर्वोयर होते हैं एक लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। तो ये, इनको जलाशय बोलते हैं। ये वे होते हैं जिनमें या तो खुद किसी ने बनाया हो कृत्रिम रूप से, या वो प्राकृतिक हो। तो प्राकृतिक में क्या हो जाते हैं रिजर्वोयर्स? आपके रिवर हो गई, पौंड हो गए, ठीक है, जहां पे आप पानी को भंडार करके रख सकते हैं। तो इसमें रिवर नहीं आती रिजर्वोयर्स में, पौंड आता है रिजर्वोयर में, जहां पे रिजर्व रहता है। इन केस ऑफ धोलावीरा इन द रन कच्छ इन गुजरात, द लार्जेस्ट रिजर्वोयर मेजर 73 मीटर्स इन लेंथ। तो धोलावीरा, जिसके बारे में आपने देखा है कि वो गुजरात के कच्छ में है, कच्छ के रण में, तो वहां पर जो रिजर्वोयर मिला है सबसे बड़ा 73 मीटर लंबा मिला है। लेट्स एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। एज ए क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, ए स्कूल कॉरिडोर और ए प्लेग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग टेप। तो जो आपकी क्लास है, इसमें आप एक एक्टिविटी करिए, कोई इंची टेप लीजिए और अपनी क्लास के, अपने स्कूल के जो आसपास के रोड्स हैं, गलियारे हैं, कॉरिडोर्स हैं और खेल के मैदान हैं, उनकी आप लंबाई नापिए। कंपेयर दीज लेंथ विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन धोलावीरा। अब उस लेंथ को आप कंपेयर करके देखिए कि वो 73 मीटर से कितना बड़ा होता है। तो आपको तभी एक्चुअल पता चल पाएगा कि 73 मीटर कितना बड़ा होता है। At Dholavira, at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock। तो जो धोलावीरा था उसमें पत्थर और यहाँ तक कि चट्टान, रोक चट्टानों को काट कर भी कम से कम 6 बड़े बड़े रिजर्वोयर्स को बनाया गया था। Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution। तो इनमें से ज्यादातर, अधिकांश को बिल्कुल एकदम, जो होता है ना ये वाटर इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग, कुशल जल संचयन, हार्वेस्टिंग मतलब उसको संचय करना, और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। तो उनको क्या है, जमीन के नीचे से छोटी छोटी नालियों से जोड़ा गया था इन सब के लिए, ताकि आपका इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग हो। मतलब दूर से छोटी छोटी नालियां, जहाँ पे पानी भरता होगा, बारिश अगर हुई तो वहां से उन नालियों के थ्रू पानी आके उस रिजर्वोयर में इकट्ठा हो जाए। इस तरह से इसको कनेक्ट कर रखा था।
काफी बड़े एरिया से। तो देखिए धोलावीरा का है जहां पर चट्टान को, रॉक को काटकर 33 मीटर लंबा बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चट्टान को काटकर क्यों बनाया गया, मिट्टी खोदकर क्यों नहीं बनाया गया? तो उसके पीछे बड़ा ही अच्छा रीजन है। आप सोचोगे तो याद रखो, मतलब आपको अच्छा लगेगा तो ये समझ के कि चट्टानों में, पत्थरों से नीचे पानी जमीन में ड्रेन नहीं होता है। बट अगर इसी को बजाय चट्टान में बनाने के, पत्थर की एरिया में बनाने के, कहीं मिट्टी में बना दिया होता तो धीरे धीरे वो मिट्टी ही उस पानी को टाइम के साथ साथ सोख लेती। तो उनको तो पानी बचा के रखना था, जमीन को थोड़ी सुखवाना था। जब पानी बचेगा तभी तो यूज करेंगे वो। ठीक है, और जब लास्ट मोमेंट में पानी कम रह जाता, देखिए ये रे, यहाँ पर भी गड्ढा था कि इकट्ठा हो गई, ये उतरने की सीढ़ियां थी, लोग आसानी से पानी ले सकें। तो उस समय के लोग भी इतने डेवलप थे कि उनको सब चीजों की जरूरत पता थी कि कैसे उनको मैनेज करना है। नाउ थिंक अबाउट इट, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच ए नेटवर्क ऑफ रिजर्वोयर्स। तो इस तरह के इतने बड़े बड़े रिजर्वोयर्स को बनाने के लिए कितने ज्यादा लेबर्स की, श्रमिकों की जरूरत होती होगी। तो उसकी आप संख्या के बारे में सोचिए, नंबर के बारे में। हाउ डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गिव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन। तो आपके विचार से जो उन्होंने काम किया उसको सुनिश्चित करने के लिए, सुनियोजित और निर्देशित करने के लिए। ठीक है, ये सारे निर्देश किसने दिए होंगे, ये डायरेक्शंस किसने दी होंगी उनको कि ठीक है ऐसे करो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। भाई लेबर तो ठीक है, लेबर काम करेगी, बट somebody हैज टू गिव द डायरेक्शन ना, कि कोई तो उनको डायरेक्शन देगा कि ठीक है यहाँ से काटो, यहाँ से खोदो। लेबर को थोड़ी पता है, तो वो किसने किया होगा। हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर देयर लेबर। तो आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए कैसे भुगतान किया जाता होगा। जैसे आज तो पैसे दे देते हो आप, तो उस समय में क्या दिया जाता होगा। हिंट, देयर वाज नो मनी एट द टाइम इन द वे वी हैव टुडे। तो आपको ये हिंट दिया गया कि उस समय में आज की तरह पैसा, पैसे का, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो सोचो अब कि उनको क्या दिया गया होगा, उनसे काम के बदले कुछ तो दिया गया होगा। सिंस द रिजर्वोयर्स नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, वाज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज देयर मेंटेनेंस। अब जो रिजर्वोयर हैं खुले थे ऊपर से, उनमें धूल मिट्टी गंदगी भी आएगी तो वो गंदे भी हो जाएंगे और धीरे धीरे पानी में जाके नीचे बैठेगी, तो उनको साफ भी कराया जाता होगा। उनको साफ कराने की भी जरूरत पड़ती थी। तो उनकी साफ सफाई के लिए, उनके रख रखाव के लिए कोई लोकल अथॉरिटीज होते थे, जो लोकल अथॉरिटी इसको मैनेज करते थे वहां के। नाउ व्हाट क्लूज वी गेट फ्रॉम ऑल दिस अबाउट दिस सिटी रूलर्स एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सिटी है, नगर है, इसके हम इसके रूलर के बारे में, प्रशासक के बारे में, और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया नगर प्रशासन के बारे में। इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं कि कैसा वहां पे रूलर रहा होगा और कैसा वहां का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। यूज योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो आप इसका इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, तो इसका इमेजिनेशन करिए आप और अपने टीचर के साथ में इसको डिस्कस करिए। यू कैन डिस्कस ऑल्सो विद मी वाया कमेंट बॉक्स। तो यू कैन राइट द कमेंट and I will read and try to give the reply to you, each and everybody. Archaeologists also discuss these questions and the answers are not always final. तो आप जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे भी इनके जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और उनके जो आंसर होते हैं वे हमेशा ही सही नहीं होते, निर्णायक नहीं होते। उसमें भी फिर भी वो भी आपस में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हाँ यार ऐसा हो सकता है, जो सब जिसको सब माने, तब वो उसको आगे प्रपोज करते हैं, ठीक है भाई ऐसा ही हुआ होगा। देखिए आपने सभ्यता, संस्कृति, शहर सब पढ़ लिया, अब लोग थे तो कुछ तो खाते भी होंगे। तो व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा वासी थे, वे क्या खाते थे, चलिए जान लेते हैं क्या खाते थे। द हड़प्पन्स created many of their settlements along the banks of large or small rivers। तो जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने अपनी बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस, नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर सिंस रिवर्स इनरिच द सोयल अराउंड देम। तो ये केवल नदियों से पानी प्राप्त करने
नदियों से आसानी से पानी प्राप्त करने के लिए ही नहीं था कि वो नदियों के पास में उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई, बल्कि जो उनका एग्रीकल्चर लैंड थे, एग्रीकल्चर था, खेती थी, उसके लिए भी एक बहुत ही औचित्यपूर्ण, इसको कहेंगे आप, लॉजिकल चॉइस, औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि जो नदियां थी वे अपने साथ में अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। जब वो अपने साथ में सील्ट और गाद लेके आती हैं तो उसमें वो उसको डिपॉजिट करती हैं आसपास की जमीन में, और उसको बार बार फर्टाइल करती रहती हैं, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे कि कैसे नदियां अपने आसपास के लैंड को फर्टाइल करती हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट द हड़प्पन्स ग्रू cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, पुरातात्विक खोजें हैं, वो हमें दर्शाती हैं कि जो हड़प्पावासी थे, पल्सेस होती हैं दाल, दालों का पूरा ग्रुप, दलहन फसलें, तो पल्सेस और अनेक किस्म की, अनेक टाइप की सब्जियों के अतिरिक्त, सब्जियां भी उगाते थे बहुत सारी तरह की वे, उसके अतिरिक्त वे क्या क्या, और वीट, बार्ले और कुछ मोटे अनाज जैसे कि और बाजरा, और कभी कभी धान जैसे अनाज भी वे, अनाज की भी वे खेती करते थे। राइस, धान किसको बोलते हैं, राइस को। They were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into clothes। तो यूरेशिया में तो वे सबसे पहले थे जिन्होंने कपास भी उगाई, ठीक है, और जिसका यूज करके वे कपड़ा, जिसका यूज कपास का वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। They made farming tools including the plow, some of which continue to be used by modern day farmers। तो उन्होंने हल सहित खेती करने के बहुत सारे टूल्स बनाए, जिनमें से कुछ का यूज हम अभी मॉडर्न टाइम में भी हमारे फार्मर्स द्वारा किया जा रहा है। तो पल्स क्या होता है, कैटेगरी होती है कोप्स की, जिसमें सारे बीन्स, पीज, ये लेंटिल्स, मतलब जितनी भी दालें हैं वो सारी दालें इसमें आती हैं, इसलिए इसको दलहन बोलते हैं। तो देखिए पिक्चर में ये जो हल दिखाया गया है, स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लो फ्रॉम बनावली इन हरियाणा। तो जो मिट्टी से निर्मित ये हल है, छोटा सा, ये मिट्टी से बनाया गया एक बिल्कुल उसका छोटा रूप है, ठीक है। ये कहां से मिला है, हरियाणा के बनावली से मिला है। दिस इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज मैनेज बाय हंड्रेड ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेज। अब जो ये इंटेंस एग्रीकल्चर मतलब गहन खेती, जो ये गहन खेती करते थे, गहन मतलब कि बार बार लगातार फसल उगाना, कंटिन्यूस उगाते रहना, ठीक है। इसकी जो इनकी गतिविधियां थी वो बहुत सारे सैकड़ों छोटे गांव की जगहों में या छोटे छोटे गांवों के द्वारा ये संचालित की जाती थी, ठीक है, या तो गांव के पूरे गांव मिलके इनको संचालित करते थे। ये तो पूरी एक रूरल साइट्स होती थी, पूरी छोटी गांव की या गांव। देन एज नाउ द सिटीज कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज रीच देम ऑन ए डेली बेसिस। तो देखिए जो लोग शहर में रहते थे, वे केवल जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज होती थी उसी पर जीवित रहते थे। तो वो ये केवल अपने लिए ही अनाज को नहीं उगाते थे, गांव के लोग जो खेती करते थे वे शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी अनाज उपजाते थे। द हड़प्पन्स आल्सो domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea। तो जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने मांस के सेवन के लिए, सेवन मतलब खाना, बहुत सारे पशुओं को पाला, और बहुत सारी मछलियों के लिए वे नदी या समुद्रों पर भी डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि मछली तो उनको समुद्र से या नदियों से मिलेगी। This is known from the large number of animals and fish bones found during excavations। तो जो खुदाई हुई है, एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो पशु हैं उनकी हड्डियां और जो मछलियां हैं उनके जीवाश्म मिले हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है। Now what did हड़प्पन कुकिंग पोट्स कंटेन। अब जो हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के बर्तन थे वो क्या होते थे। साइंटिफिक examinations of clay pots have provided some answers, both expected ones, dairy products, and surprising ones such as remain of turmeric, ginger and bananas। तो
जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वैज्ञानिकों ने जांच से कुछ, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे उनकी वैज्ञानिकों ने जांच करी और जांच करके कुछ क्वेश्चंस के उनको आंसर मिले, ठीक है, जिनमें से कुछ उनको मतलब सर्टिफाइड है, जैसे कि दूध उत्पाद का, और कुछ उनको अनडिफाइंड टाइप है, ठीक है, जैसे कि जिनको मतलब वो क्लियरली बोल नहीं सकते, जैसे कि हल्दी हो गई, अदरक हो गई, केले हो गए, इनके जो अवशेष मिले हैं, इनके रिमेन्स जो मिले हैं, तो कुछ का तो उन्हें अच्छे से पता चल जा रहा है कि भाई इसमें क्या रखते थे। जैसे दूध, कोई डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट का तो अभी भी पता चल रहा है कि हाँ इन बर्तनों में डेयरी प्रोडक्ट था कुछ। बट कुछ चीजें जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केले हो गए, या दोनों तरह के, तो उसमें उनका सही से पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें क्या था। क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उनकी डाइट थी, उनका भोजन था, उसमें बहुत विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, कि वो एक ही चीज पे खा के जिंदा नहीं रहते थे, वो बहुत सारी चीजें खाते थे आज की तरह जैसे हम लोग खाते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। इमेजिन यू कुक ए मील इन हड़प्पन हाउस। तो मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। व्हाट डिश और डिशेस वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव। अब जो ऊपर आपको डाटा दिया गया है, जानकारी दी गई है, उसके आधार पर आप कौन सी डिशेस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ब्रिस्क ट्रेड, ब्रिस्क मतलब सक्रिय, बिल्कुल चालू, तो वहां पर एक सक्रिय व्यापार था। द हड़प्पन्स वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, अदर सिटी नियर और फॉर अवे, बट with other civilization and cultures within and outside इंडिया। तो जो हड़प्पा वासी लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, वे केवल अपनी ही सिविलाइजेशन में, आसिया आसपास या दूर में ये ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी, विदेशों में भी, और दूसरी सिविलाइजेशन के साथ, दूसरी कल्चर के साथ भी वे एक्टिव ट्रेड करते थे, सक्रिय रूप से ट्रेड किया करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जो कि पेज नंबर 98 पे आपको दिखाए गए हैं। प्रोबेबली आल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स। तो अब वो कुछ चीजें आयात करते थे, कुछ निर्यात करते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया कि वे क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो उनके एक्सपोर्ट में थे ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ठीक है, टिम्बर, टिम्बर होती है लकड़ी, और जो डेली यूज की चीजें हैं वे, और उसमें सोना, कपास और या कुछ खाने पीने की चीजें भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, दैट इज ऑन पेज नंबर 98, रेडिस सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। तो उनका जो सबसे प्यारा, सबसे अधिक प्रिय उनको आभूषण था, ऑर्नामेंट था, वो कार्नेलियन के मोती थे, जो कि मैक्सिमम आपको गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के कम मूल्यवान पत्थर होते थे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं था, वो कम कॉस्टली थे, सेमी प्रीशियस, कम मूल्यवान। तो इससे आपको पता चला कि वे कार्नेलियन के ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे, और वो इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता था। हड़प्पन्स craftspeople developed special technique to drill them so a string could pass through them and to decorate them in various ways। तो जो कार्नेलियन के मोती होते थे, इसमें क्या करते थे कि उन्होंने छेद करने की टेक्निक को डेवलप कर लिया था, ताकि उनमें छेद करके धागे को डालकर और उसको किसी भी तरह से वे सजा सकें, माला बना सकें, माला में भी गूंथ गूंथ के कई तरह से बना सकें, ठीक है। तो जब उन्होंने बीच में छेद किया तो धागा डाल के किसी भी तरह से उसको सजा सकते थे। दे आल्सो वर्क conch shell into beautiful shell bangles which require sophisticated technique as shell is a hard material। तो उन्होंने जो शंख होते थे उससे ही बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई। अब चूंकि शंख का जो खोल होता है बहुत ही हार्ड होता है, शंख आप अपने घरों में भी देखा होगा आपने, ठीक है।
तो जिसको बजाते हैं, जो इस तरह से शेप में होता है कि उसको यहाँ से बजाएंगे, इस तरह से शेप होती है शंख की लगभग। ठीक है, इसमें यहाँ पे बजाने का होता है, पकड़ के यहाँ पे हाथ से पकड़ने का होता है। तो शंख था, शंख से वे चूड़ियां बनाते थे। और शंख का जो आपने देखा होगा, शंख का जो आउटर पार्ट होता है बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही सख्त होता है। तो उसकी चूड़ियां बनाने के लिए उनको बहुत ही एडवांस टेक्निक, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की जरूरत पड़ी होगी। What the Hadappans imported in exchange of exported goods is not so clear. तो हड़प्पा वासी क्या एक्सपोर्ट करते थे ये तो क्लियर है, लेकिन उसके बदले में वह क्या इंपोर्ट क्या करते थे ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर सिंस दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम। तो संभवतः जो इंपोर्ट करते थे वो तांबा हो सकता है, क्योंकि ये जो मेटल है जनरली उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। डोंट मिस आउट। तो चलिए इसको मिस मत करिए, पता लगाते हैं। द हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर ए सॉफ्ट मेटल। तो जो हड़प्पावासी थे वे मुलायम धातु, कॉपर क्या होती है, सॉफ्ट धातु, सॉफ्ट मेटल होती है, इसकी कलाकारी में बहुत कुशल थे। मतलब उससे अलग अलग तरह की चीजें बना लेते थे। इफ टिन इज एडिड टू कॉपर, अगर कॉपर में टिन को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग मेटल इज ब्रोंज। तो इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, विच इज हार्डर देन कॉपर। तो अगर कॉपर में टिन को मिक्स कर दो तो फिर ब्रोंज बन जाता है, और जो ब्रोंज होता है वो कॉपर की कंपेयर में बहुत ज्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है। द हड़प्पन्स यूज ब्रोंज टू मेक टूल्स, पोट्स, पेन्स एंड एज वेल एज वी विल सी लेटर सम फिगरेंस। फिगरेंस होती है जो प्रतिमाएं होती हैं वो बनाई हुई। ठीक है, तो हड़प्पा वासियों ने इसको जो ब्रोंज बनाया, ब्रोंज से बर्तन बनाए, बहुत सारे टूल्स बनाए, और बाद में कुछ मूर्तियां भी बनाई, प्रतिमाएं भी बनाई, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो देखिए ये है कार्नेलियन के मन के, ठीक है, जिसमें वो छेद करके, ये है कार्नेलियन, छेद कर करके उसको अलग अलग डिफरेंट साइज में डिफरेंट तरीके से धागा उसमें डाल के वो इसकी माला बना लेते थे। और ये है हड़प्पन आइवरी कॉम अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान। तो ये हड़प्पा के हाथी दांत का कंगा है, हाथी के दांत से बना रखा है उन्होंने, जो कि ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो ओमान है। ठीक है, आप देखना इसमें वर्ल्ड मैप में ओमान आपको दिखेगा, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है इनसे। जो जितनी भी हमारी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसके पास ही, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे पाया गया है। To conduct such a trade, they use land routes and rivers and the sea for more destinations. This is the first intensive maritime activity in India. तो उन्होंने इस तरह के जो ये इनके ट्रेड थे उसको संचालित करने के लिए क्या कहीं कहीं का यूज किया उन्होंने, जो स्थल मार्ग होते हैं, रोड्स होते हैं, उनका भी यूज किया, और जो नदियां होती हैं, ठीक है, बहुत दूर तक जाने के लिए उनका भी यूज किया समुद्री, और फिर बहुत ज्यादा दूर तक जाने के लिए समुद्रों का भी यूज किया। तो इसको यूज करने के लिए उनको क्या चाहिएगा, नदियां और समुद्र में यूज करने के लिए उनको नावें चाहिएंगी। ठीक है, तो मैरीटाइम एक्टिविटी का ये सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडिया में कि जब सामुद्रिक गतिविधि थी। Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. तो गुजरात में, वास्तव में गुजरात और सिंध के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, तटवर्ती होते हैं नियर बाई टू सी, उनमें कई हड़प्पाई बस्तियां मिली हैं, स्थित हैं। लोथल, ए स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, हैज ए सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मेजरिंग 207 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of 2 football grounds. अब ये कह रहे हैं कि जो गुजरात है, गुजरात में एक छोटी बस्ती लोथल, उसमें आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा बेसिन पाया गया। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है उसकी, अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 2 फुटबॉल के मैदान से थोड़ी सी ज्यादा है। जब 2 फुटबॉल के मैदान आप एक जगह जोड़ लोगे तो उससे भी थोड़ी ज्यादा है वो।
This basin must have been a dockyard, that is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. तो ये जो बेसिन है ये बंदरगाह जैसा है, कोस्ट डॉकयार्ड जैसा है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, सामान चढ़ता है, सामान उतरता है। तो ये उसके जैसी ही संरचना रही होगी, डॉकयार्ड जैसी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से, भाई बोट्स हैं, बोट्स की डॉकयार्ड का यूज क्या करते हैं हम कि वहां पे बोट आएंगी, सामान उतरेगा या चढ़ेगा उनमें, तो वहां पे वे भी बोट्स के माध्यम से चीजों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किया जाता था इसका यूज। नाउ सच एलैबोरेट trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. तो इस तरह से एक बहुत बड़े लेवल पर जो वे ट्रेड करते थे उसमें ये जानना जरूरी था कि जो व्यापारी थे अपने सामान को और एक दूसरे को कैसे पहचाने, क्योंकि सामान तो सारा मिक्स हो जाएगा, तो उसको पहचानेंगे कैसे कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। तो दिस सीम्स टू हैव बीन द chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from the many settlements. तो अनेक सारी बस्तियों की जब खुदाई हुई तो वहां पर हजारों मोहरें मिली हैं। मोहरें मतलब सील, जो मोहर होती है लगाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिनका वहां पर यूज हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मोहरे से जिसका सामान है वो अपनी मोहर लगाता होगा और उसको पता करता होगा। नाउ दीज सील्स वर जनरली मेड ऑफ स्टेटाइट, ए सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग। तो जो ये उस टाइम में मोहरे बनाई गई, सील्स बनाई गई, वे बहुत मुलायम पत्थर होता है स्टेटाइट, उसकी बनी थी, जिन्हें जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो हार्ड बन जाता था। दे मेजर ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स एंड जनरली depict animal figures with above them a few signs that are part of writing system. तो ये जो उनका जो माप करने वाला था, तो उनकी जो माप थी वो केवल बहुत छोटी थी, कुछ ही सेंटीमीटर की है, और जनरली इनके ऊपर, माप के ऊपर क्या बना रखे थे उन्होंने? जानवरों के चित्र बना रखे थे, और कुछ पर कुछ लिख भी रखा था, जो कि उनके लेखन प्रणाली के संकेत देते हैं कि उनको लिखना भी आता था। But that system and symbolic meaning of the animal figure are yet to be understood. लेकिन जो उनकी ये लेखन प्रणाली है और उन्होंने जानवरों के उस पर चित्र बना रखे हैं, इनका अर्थ, इनका मतलब अभी तक समझा जाना बाकी है। What is certain is that they somehow relate to trade activities. तो ये निश्चित है कि किसी भी तरह के व्यापार की गतिविधियों से ये चीजें संबंधित हैं। ये तो एक चीज तो पता चल जाती है कि ये जो चीजें थी वो किसी ना किसी तरह ट्रेड से जुड़ी हुई थी, व्यापार से। तो इनके बारे में बात हो रही है कि ये किसी ना किसी तरह ट्रेड से जुड़ी हुई थी ये मोहरे। लेफ्ट टू राइट, हड़प्पन सील शोइंग ए यूनिकॉर्न, हड़प्पन सील शोइंग ए बुल, हड़प्पन सील शोइंग ए हॉर्न टाइगर। तो देखिए, आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट मतलब, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? एक सींग वाला पशु देखेंगे, दूसरे में बैल देखेंगे, ठीक है, तीसरे में सींग वाला टाइगर, सींग वाला बाघ। तो ये इस तरह की हड़प्पा की मोहरें होती थी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। लुकिंग एट दीज 3 हड़प्पन सील्स विद सम राइटिंग साइंस, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड। तो जो आपने ऊपर ये 3 हड़प्पा की सील देखी है, मोहरें देखी हैं, इनको देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? जो इन पे संकेत है उनको देख के, वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी इंटरप्रिटेशंस? लेट योर इमेजिनेशन रन। तो क्या आप इनकी कोई इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या देना चाहेंगे? तो अपनी जो आपका इमेजिनेशन है उसको आप यूज कीजिए। तो देखिए, द लाइव्स ऑफ द एंशियंट्स, जो प्राचीन जीवन है उसके बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव
अनअर्थ मैनी ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज बाई हड़प्पन्स। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो हड़प्पा वासी थे उनके द्वारा बनाए गए और यूज किए गए बहुत सारी चीजों को सामने लेके आए हैं वे। तो उनमें क्या क्या है चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स फॉर डेली यूज, जो वे डेली यूज में ऑब्जेक्ट्स लेते थे ये वे हैं। टॉप राइट ए ब्रॉन्ज मिरर, ए टेराकोटा पोट बोथ फ्रॉम धोलावीरा। तो ये ब्रॉन्ज मिरर है, ठीक है, जिसमें वो देखते थे। और ये नहीं, ये तो उसका वहां से दूसरी चीज है। नीचे चलते हैं, ये इसकी बात कर रहा है। ये हैं आपके फ्यू स्टोन वेट्स, ये कुछ माप तोल के पत्थर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको धोलावीरा से ही मिले हैं। ये जो ऊपर है ये भी दोनों धोलावीरा से मिले हैं, ठीक है। ब्रोंज का मिरर और टेराकोटा पोट, ये टेराकोटा पोट है आपका, पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा होती है पकी हुई मिट्टी जिसको आग में तपाकर पकाया जाता है। और ये क्या है, ब्रोंज चिजल है। ब्रोंज चिजल क्या होती है, छेनी, जिससे किसी चीज को वो आगे से नुकीली रहती है, जिससे किसी चीज को काटते हैं। तो ये उस टाइम की चिजल है। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं क्या क्या है। फिगर 6.14 5 6.146, a game board engraved on a stone about 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम धोलावीरा। तो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया। देखिए इसमें आप देख रहे हैं लाइनें, ये किसी ने लाइनें उकेर रखी हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो उकेरा गया क्या है, एक खेल का बोर्ड है जो कि धोलावीरा से मिला है। ए टेराकोटा विसल अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम करणपुरा इन राजस्थान। और साथ में क्या दी गई है आपको, एक 4 सेंटीमीटर की मिट्टी की सीटी है ये, ठीक है, जो टेराकोटा की बना रखी है, टेराकोटा की विसल है। हड़प्पन्स डिजाइन मैनी गेम्स एंड टॉयज टू कीप बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अम्यूज्ड। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए मनोरंजन के लिए अनेक खेल उन्होंने तैयार किए। तो ऊपर पढ़े हैं आपने डे टू डे यूज वाले, अब पढ़ते हैं कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, जो उनके कल्चरल सांस्कृतिक और सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक चीजें हैं उनके बारे में, कि जो जिनका वे एज ए सिंबल किसी अच्छी चीज के लिए यूज करते थे। तो देखिए ये उस समय के सिंबल्स थे। चलिए अब इनके, ये पशुपतिनाथ है, ये उनका वहां का एक पृष्ठ की लगती है देखने में, और ये है हमारा जिसको हम सतिया बोलते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। स्वास्तिक बोलते हैं जिसको। इन फिगर की बात हो रही है। ए स्टेच्यू ऑफ फिगर ऑफन कॉल्ड प्रीस्ट किंग, तो एक छोटी सी मूर्ति जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है। ऑल्दो इट इज नॉट नोन हु दिस फिगर वाज, जबकि ये मालूम नहीं है कि ये किसकी है, बट इसको प्रीस्ट किंग से नाम से जानते हैं। खुद से ये साइंटिस्टों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला, सबने सहमत हो गए। ए सील शोइंग ए स्वास्तिक, ये एक सील है जिसपे स्वास्तिक बना हुआ है। ए सील डेपिक्टिंग ए 3-faced deity seated on a raised platform surrounded by the powerful animals, और आगे एक शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे 3 मुख वाले देवता को दर्शाती एक सील है जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। देखिए यहां पर आपको ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया द डांसिंग गर्ल। तो ये है डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज की बनी है और जो मोहनजोदारो से मिली है, जिसकी हाइट 10.8 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंज की डांसिंग गर्ल कहां से मिली है, तो वो मोहनजोदारो से मिली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आगे कंपटीशन में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ए टेराकोटा figurine seated in Namaste, a design on pot which seems to tell the story of the thirsty cow who find a clever way to drink water at bottom of the pot from Lothal। तो जो आपको एक तो वो बता दी डांसिंग गर्ल की, जो ब्रोंज की बनी हुई है, मोहनजोदारो से मिली है, और दूसरी नमस्ते की
जो मुद्रा में बैठा हुआ है ये एक टेराकोटा पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है, ठीक है। और जो आगे की है उसमें आपको क्या दिखाया गया, जो कौवे की कहानी है जिसमें कौवा पत्थर पत्थर कलेक्ट कर करके पानी पीता है अपनी चालाकी से, वो उस कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, चालाक कौवे की, बुद्धिमान कौवे की कहानी, ठीक है। जिसमें कोई एक बर्तन है, उसके नीचे निचले हिस्से में पानी है, और जो कौवा था वो इतना चतुर था कि उससे पानी निकालने का तरीका खोजता है और पानी पीता है। तो वो कैसे पीता है, उसमें वो नीचे स्टोन डालता रहेगा, पानी ऊपर आता रहेगा। तो ये कहाँ से मिला है, ये लोथल से मिला है। नाउ थिंक अबाउट इट। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट ऑन पेज 100 and 101 or any other picture in this chapter, you can make it out what activity, aspect, life were important for the हड़प्पन्स। तो आप पेज नंबर 100 और 101 पर जो आपको चीजें दिखाई गई हैं और या चित्र दिखाए गए हैं दूसरी चीजों के, तो उनको देखिए आप, और उनसे उन चीजों से, उनकी एक्टिविटी से, तो उनके जीवन के और अलग अलग पक्षों का पता लगाइए कि वो क्या एक्टिविटी करते थे उनके जीवन के, और कौन कौन से पहलू थे जो हड़प्पा वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सारी चीजों को देख के अब आप अपनी खुद की थिंकिंग बिल्डअप करिए, खुद से सोचिए कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, और क्या क्या काम उनके आप सोच सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। चलिए पता लगाएं। कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पोर्ट। तो जो लोथल के पोर्ट पर आपको स्टोरी दी गई है उसका आप पूरा करिए। हाउ वाज सच ए स्टोरी रिमेंबर्ड फॉर मोर देन 4000 ईयर्स इन योर ओपिनियन। तो आपकी ओपिनियन से, आपके विचार से, इस कहानी को 4000 से भी ज्यादा वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा आज तक? क्योंकि ये स्टोरी आज भी प्रचलित है, जिसको हम सभी ने सुना है। कंसिडर द डांसिंग गर्ल फिगरिन। अब जो आपको डांसिंग गर्ल की प्रतिमा दिख रही है, फिगरिन दिख रही है, उस पर विचार करिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ द एटीट्यूड द फिगरिन एक्सप्रेस। तो जो इसके छोटी सी ये प्रतिमा है, इसके जो भाव हैं, एक्सप्रेशन है, उससे आप क्या समझते हैं कि वो जिस तरह से खड़ी है। ऑब्जर्व हर बेंगल कवरिंग एन एंटायर आर्म। ए प्रैक्टिस स्टिल विजिबल इन पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो आप देखेंगे जो उसके हाथ हैं कैसे चूड़ियों से ऊपर तक भरे हुए हैं, और ये अभी भी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अभी भी यहाँ तक चूड़ियां, पूरी बाह को ढकने वाली चूड़ियां पहनती हैं। तो ये ट्रेडिशन तब से अभी तक चला आ रहा है। वेयर एल्स इन दिस चैप्टर यू कैन स्पॉट बेंगल्स वॉर्न इन दिस मैनर। तो इस चैप्टर में आपने और कहां पर इस तरह से चूड़ियां पहनने को मेंशन की, देखा है। तो व्हाट कंक्लूजन शुड वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। और इस सब से हम क्या कंक्लूजन हमें निकालना चाहिए। नाउ कम टू द एंड ऑफ ए न्यू बिगिनिंग्स। तो अंत अथवा द एंड और ए न्यू बिगिनिंग, तो इसको आप अंत कहेंगे या एक नई शुरुआत कहेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अराउंड 1900 BC दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट्स बिगिन टू फॉल अपार्ट। अब 1900 BC के आसपास ये जो आपने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन देखी है, इसकी इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी इसका ह्रास हो गया, इसका फॉल स्टार्ट हो गया, मतलब खत्म हो गई। द सिटीज वर एबंडेंट वन बाय वन। एक एक करके इसके जो सिटी थी वो खाली होती चली गई। इफ एनी इनहेबिटेंट रिमेन, they adopted a rural lifestyle in the changed environment. It appears that the earlier government or administration no longer existed. अब अगर वहां पर कोई निवासी रह भी गया तो उसने भी नगरीय जीवन से चेंज करके खुद को ग्रामीण जीवन शैली में ढाल लिया, ठीक है। और ऐसा देखने को मिलता है, इट अपीयर्स दैट, कि जो उस समय की सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी या प्रशासन था, वो वहां पर नहीं रहा। ग्रेजुअली द हड़प्पन्स स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स और स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स। तो धीरे धीरे पे जो हड़प्पा वासी थे वो हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। पहले जो नगरों में रहते थे, बड़े नगर में खूब एक साथ इकट्ठे हो गए, वो छोटी छोटी बस्तियों में कहीं 100 कहीं 1000 ऐसी इस तरह से बिखर गए पूरे में। Now
थिंक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द हड़प्पन्स रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट बिकॉज ए रूरल लाइफ स्टाइल गिव्स इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन ए अर्बन लाइफ स्टाइल। तो जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने ग्रामीण बस्तियों में लौट गए वापस। उन्होंने नगरीय जीवन शैली थी, नगरीय जीवन जीते थे अर्बनाइजेशन में, ठीक है, अर्बन लाइफ थी उनकी लाइफ स्टाइल, उसको छोड़कर वो वापस रूरल लाइफ स्टाइल में आ गए, ठीक है। क्योंकि जो रूरल लाइफ स्टाइल थी उसमें फूड, भोजन और पानी पर बहुत ही आसानी से पहुंच थी। तो आप भी देखोगे कि जो हमारे अभी के भी रूरल विलेज हैं उनमें आराम से लोगों को खाना भी मिल जाता है और पानी भी आराम से मिल जाता है। और अगर हमारे यहाँ पर भुखमरी की दर भी देखी जाती है तो गांव में भुखमरी आपको नहीं मिलती है। भुखमरी केवल आपको अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर चीजें महंगी हैं। आप कुछ करोगे तो ही कमा के खाओगे, अदरवाइज गांव में क्या है, खेती होती है तो इतना तो अनाज हर कोई उगा ही लेता है कि कम से कम अपना पेट भर सके। देन उसी ऐसे ही उस समय था। देन हैज नाउ सिटीज डिपेंडेंट ऑन विलेज टू प्रोवाइड फूड एंड समटाइम्स वाटर। तो तब से लेकर आज तक भी जितने भी सिटीज हैं वो खाने के लिए और कभी कभी जल के लिए भी विलेजेस पर ही डिपेंडेंट है। तो आज के इस टाइम में भी ऐसा ही है। नाउ व्हाट कॉज दिस डिक्लाइन? तो ये जो पूरा सिविलाइजेशन थी ये डिक्लाइन हुई, इसके क्या कारण थे? आर्कियोलॉजिस्ट है प्रपोज मैनी फैक्टर्स। तो एक्चुअल तो किसी को नहीं पता है, बस हर कोई अनुमान ही बता सकता है। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके ये अलग अलग कारण बताए हैं। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वॉरफेयर और invasions may have destroyed the city but there is no trace of warfare or inventions। तो बहुत समय पहले यह सोचा गया शुरू में कि या तो युद्ध या कोई हमला आक्रमण हुआ होगा और जिसमें ये नगर टूट फूट गए, ठीक है, लेकिन युद्ध या आक्रमण जैसा कोई निशान वहां नहीं मिलता है जब इनकी नगरों की खुदाई करी। तो ये गलत है। Indeed, the Hadappans do not seem to have kept any army or weapons for war as far as the evidence goes. It seems to have been a relatively peaceful civilization। ठीक है, तो जहां तक आप प्रमाणों की बात करोगे कि भाई क्या एविडेंस होते हैं, एविडेंस कहते हैं प्रमाण, तो जहां तक आप एविडेंस की बात करोगे तो जो हड़प्पा वासी थे वास्तव में वो कभी भी कोई सेना या युद्ध के लिए हथियार नहीं रखे उन्होंने, ना उनके पास कोई सेना थी, ना युद्ध में लड़ने के लिए जैसा कोई हथियार वहां से मिला है। तो ये अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, प्रतीत होती है देखने में। टू फैक्टर्स आर करंटली एग्रीड अपॉन। तो वर्तमान में अभी दो कारणों पर सहमति बनी है, वे कौन से हैं जान लेते हैं। फर्स्ट, एक क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BC ऑनवर्ड्स कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल एंड ए ड्रायर फेज। तो सबसे पहला तो मौसमी प्रभाव जो कि 2200 BC से पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला था, जिसमें जो वहां का क्लाइमेट था वो पूरी तरह से चेंज होने लग गया। तो जिससे वहां पे कम बारिश हुई, कम बारिश की वजह से जो जमीन थी वहां पे सूखा पड़ने जैसी स्थिति हो गई। जब कम बारिश होगी तो सूखा पड़ेगा। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज। अब जब अच्छे से बारिश नहीं हुई, पानी की कमी हुई, तो वहां पे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, कृषि के कार्य थे, उनमें बहुत दिक्कतें आई हुई, और उनकी वजह से जब दिक्कतें आई तो वो उतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि वो नगरों का भी पेट भर सके। सेकंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन्स सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगन और बनावली वर एबंडेंट। तो सरस्वती रिवर के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि सरस्वती रिवर क्या थी, वो तो डिपेंडेंट ही पूरी बारिश पे थी, बारिश होगी तो वो चलेगी। तो बारिश जब खत्म हो गई तो सरस्वती नदी भी धीरे धीरे सूख गई, इसका बेसिन। तो जो इसके किनारे बसे नगर थे, कालीबंगा था और बनावली था, ये अचानक से छोड़ दिए गए लोगों ने। जब पानी नहीं मिला तो छोड़ देंगे लोग, बिना पानी के कैसे रहेंगे वहां। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स बट these two remind us of how much we depend on climate and the environment for our well-being। तो इसके और कोई अलग दूसरे कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने आगे के वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए, हमारा जो क्लाइमेट है और हमारा जो एनवायरमेंट है, इस पर हम कितने डिपेंडेंट हैं। अगर इसको हम बिगाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी आगे जाके ऐसे ही दिक्कतों के सामने करने पड़ेंगे।
Although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on the next phase of Indian civilization, which will explore in a future chapter. तो अब क्या है कि जो सिटीज थी वो गायब हो गई, लेकिन जो हड़प्पा की संस्कृति और उस समय की टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी थी, वो अधिकांश बची रही, क्योंकि वो एक दूसरे से लोगों में आगे बढ़ती रही। और यही भारतीय जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, इसके ये धीरे धीरे अगले चरण में पहुंच गई। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पता करेंगे, आगे के चैप्टर्स में, कि कैसे हमारी सिविलाइजेशन धीरे धीरे ये रूरल में कन्वर्ट हुई और जो वहाँ की टेक्निक्स थी, उस समय की कल्चर था, वो आगे फॉरवर्ड हो गया लोगों में। तो इस तरह से चैप्टर पूरा हमारा फिनिश हो गया। चलिए बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। द इंडस, हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो पूरे वर्ल्ड की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनमें से एक है, प्राचीनतम सिविलाइजेशन है उनमें से एक। इट्स इनहेबिटेंट्स द हड़प्पन्स क्रिएटेड प्लान सिटीज विद efficient वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड ए ब्रिस्क ट्रेड। तो जो यहाँ के हड़प्पा वासी लोग थे, इसके वे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट था उनका, डाइवर्स क्राफ्ट थे, अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे वे, और बहुत ही ज्यादा इसमें प्लांट सिटी उन्होंने बनाई थी, और उनके ब्रिस्क ट्रेड थे, ब्रिस्क सुनियोजित नगर थे, और ब्रिस्क ट्रेड सक्रिय व्यापार था उनका। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने डेवलप किया, इन सब चीज़ों को। ये प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रोट ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटीज। तो जो उस समय का प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, उपजाऊ कृषि थी, उसने सिटीज को अलग अलग तरह की फसलें प्राप्त कराई। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, पीपल रिटर्न टू ए रूरल लाइफ स्टाइल। और अंततः ये जो पूरा सिविलाइजेशन था उसका धीरे धीरे अंत हो गया। और इसके अंत के जो कारण हैं, वे जनरली दो कारण पे सभी लोग सहमत हुए कि जो क्लाइमेटिक चेंजेज हैं और एनवायरमेंटल चेंजेज हैं, इनके कारण लोगों ने अर्बन लाइफ स्टाइल को छोड़कर रूरल लाइफ स्टाइल को अपना लिया। तो चलिए, अगर आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास ब्लिंक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।